Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about walking on footpath is a fundamental right, says Supreme Court. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. Before we take up this news, let us quickly revise Article 21 of the Indian Constitution. It belongs to Part 3 of the Indian Constitution जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए हुए हैं और आर्टिकल 21 की बात अगर हम करें स्पेसिफिकली तो इट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस में आर्टिकल 21 के एम्बिट को expand कर दिया when it said that Article 21 does not merely give a citizen right to life and liberty but it entails right to life with dignity as well. सिर्फ सर्वाइवल का अधिकार नहीं है, जैसे तैसे भी जिंदा रखना या रहना ये अधिकार नहीं है, जिंदा डिग्निटी के साथ रहना है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेट की जिम्मेदारी हो गई to ensure that every citizen is given a dignified life. तो आर्टिकल 21 के एम्बिट को काफी हद तक एक्सपेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में। कहा कि आर्टिकल 21 इज नॉट अबाउट मियर सर्वाइवल, इट इज अबाउट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और फिर सक्सेसिव जजमेंट्स में कई सारे जजमेंट्स उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए जिसमें आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए इसने नए नए राइट्स ऐड किए अंडर आर्टिकल 21। सिंस आर्टिकल 21 नाउ मीन्स राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी और डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो जो चीज़ें जरूरी हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेसिव जजमेंट्स में बताए हैं और उसके मदद से आर्टिकल 21 के एम्बिट को काफ़ी एक्सपैंड किया गया है। जैसे 1986 में ओल्गा तेली केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू मीनिंगफुल लाइवलीहुड। उसके बाद राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, फ्री वाटर एंड एयर, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इस तरीके से कई सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत ऐड किए हैं, saying that these are some basic rights that must be accorded to the citizens in order to have dignified life. उसी कॉन्टेक्स्ट में ये करंट न्यूज को अब समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिसेंटली दैट राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर रोड एग्जिस्ट करता है तो उसके बगल में साइड में फुटपाथ भी होना चाहिए फॉर पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। और उसने डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज शुड एलोकेट एटलीस्ट 10% ऑफ देयर बजट फॉर फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कहा कि ये जो फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है इट शुड नॉट बी जस्ट सीन फ्रॉम आर्टिकल 21 पर्सपेक्टिव, it should also be seen from the perspective of Article 19(1)(d) and Article 15. Article 19(1)(d) talks about freedom of movement. तो कोर्ट का कहना है कि फुटपाथ is necessary to ensure this right as well. Article 19(1)(d) freedom of movement because it provides citizens meaningful, safe and accessible space फॉर मूवमेंट, जो पैदल चलना चाहते हैं उनके लिए। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से भी फुटपाथ का क्रिएशन एंड मेंटेनेंस होना चाहिए। आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो उस पर्सपेक्टिव से भी फुटपाथ का मेंटेनेंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनके पास गाड़ियां हैं, कार, बाइक्स ये सब है वो तो सड़कों पे चल लेंगे, लेकिन मान लीजिए जो पैदल चलना चाहते हैं या ऐसे लोग who are impacted with some sort of disabilities, elderly people, women, children, they need safe public spaces, footpath to walk, to commute. अगर उनके लिए सेफ फुटपाथ कम्यूट करने के लिए नहीं दिया गया तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ डिनायल ऑफ देयर राइट टू इक्वालिटी। तो 3 फंडामेंटल राइट से जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को देखा है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
एंड आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नक्सल फ्री इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नक्सलिज्म से रिलेटेड मुझे लगता है इस साल 2026 में ये तीसरा आर्टिकल मैं कवर कर रहा हूं, एंड आई एम मोर और लेस सर्टेन कि इससे रिलेटेड मेंस में प्रश्न जरूर आएगा। क्यों, आप समझ जाएंगे। नक्सलिज्म इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है वो अभी आप डिस्कशन के बेसिस पे समझ जाएंगे। सबसे पहले नक्सलिज्म के बारे में समझते हैं। नक्सलिज्म एक तरीके का वायलेंट रेबेल मूवमेंट है जो भारत में स्टार्ट हुआ फ्रॉम नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1967। हुआ क्या कि वहां पे कुछ पीजेंट्स ने वहां के जमींदारों के अगेंस्ट वायलेंस शुरू किया, कुछ को तो मार दिया। और ये वायलेंस पीजेंट्स ने मेनली शुरू किया बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द लोकल लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स ओवर द पीजेंट्स। होता क्या है कि पीजेंट्स को थोड़ी बहुत भी पैसों की जरूरत पड़ी, घर में कोई बीमार हो गया या अगले सीजन में फसल लगानी है, उनको पैसों की जरूरत पड़ी और पैसा है नहीं। तो पहले तो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हर जगह था नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा था नहीं, तो ये लोग लोकल साहूकारों के पास जाते थे, मनी लेंडर्स के पास जाते थे, और मनी लेंडर्स इनके ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके इनको पैसे देते थे। बहुत हाई इंटरेस्ट और बहुत कम समय में इनको पैसा रिटर्न करना होता था, और उसके बदले में इनको अपनी ज़मीनें रखनी होती थी गिरवी। और अगर ये टाइम पे अपना पैसा नहीं लौटा पाए और इतना हाई इंटरेस्ट है तो लौटाना कठिन भी होता था, तो उस केस में इनकी ज़मीनें एक्वायर कर लेते थे, ज़मीन के कागज छीन करके अपने पास रख लेते थे। तो इन्हीं सब एट्रोसिटीज के कारण एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा था पीजेंट्स के मन में अगेंस्ट द लोकल जमींदार्स एंड साहूकार्स, मनी लेंडर्स। और फिर एक वायलेंट मूवमेंट शुरू हुआ 1967 में नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे लोकल पीजेंट्स ने जमींदारों को, साहूकारों को मार दिया, उनसे उनकी तिजोरियों से अपनी ज़मीन की कागज छीन ली। और फिर इस तरीके से इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन तो बाकी जगहों पे भी फैला हुआ, बाकी जगहों पे भी था पीजेंट्स के मन में। तो तुरंत ये जो नक्सलबारी विलेज में इवेंट हुआ, इसके बाद इस तरीके का मूवमेंट कई सारे स्टेट्स में फैल गया, और इस नक्सल मूवमेंट को खूब सारा सपोर्ट मिला फ्रॉम ट्राइबल्स एज वेल, क्योंकि ट्राइबल्स वे आर ऑल्सो बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ट्राइबल्स मेनली कहाँ रहते हैं, जहाँ पे ट्राइबल्स तो जंगल में रहते हैं, और ईस्ट इंडिया में आप देखोगे उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कि जंगल और मिनरल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो मिनरल और माइंस जो हैं, जिन जिन एरियाज में ज़्यादा हैं, वहीं एरियाज में फॉरेस्ट भी है, और फॉरेस्ट में ट्राइबल्स रहते हैं। नाउ डेवलपमेंट के मकसद से माइंस एंड मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा था 1960-70s में। स्टील प्लांट लगाने थे, एल्युमिनियम प्लांट लगाने थे ताकि देश का विकास हो। उसके लिए ट्राइबल्स को इवैक्यूएट किया जा रहा था, कई सारे जगहों पे फोर्सफुली इवैक्यूएट किया जा रहा था। तो ट्राइबल्स वे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ फोर्सफुल इवैक्यूएशन, एंड उनकी ज़मीनों पे माइनिंग की जा रही थी। तो ये जो नक्सलबारी मूवमेंट शुरू हुआ बाय द पीजेंट्स, इसको खूब सारा सपोर्ट मिला बाय द ट्राइबल्स, और देखते देखते पूरे ईस्ट इंडिया में ये मूवमेंट काफ़ी वॉयलेंट हो गया। इसी को नाम दिया गया नक्सल मूवमेंट। अब नक्सल मूवमेंट अगर हम देखें तो एक सोशो इकोनॉमिक रिवोल्ट है। नक्सलिज्म को आजकल हमारे देश में माओइज्म भी कहा जाता रहा है, लेकिन अगर एसेंशियली देखा जाए तो नक्सलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम माओइज्म। नक्सलिज्म एक सोशो इकोनॉमिक रिवोल्ट बाय द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स अगेंस्ट द लोकल जमींदार्स। पीजेंट्स लोकल जमींदार्स और साहूकारों के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, और ट्राइबल्स उन कंपनियों के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं जो उनकी जमीनों पे माइनिंग करना चाहती हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस रहा। चाइना ने एक तरीके से मौका देखा। इसको बड़े सटल लैंग्वेज में आपको लिखना होगा मेंस में, कि ड्यू टू मेडलिंग बाय चाइना, these Naxal cadres who were revolting against the local zamindars and sahukars and MNCs, these Naxalis were slowly converted into Maoist। उनको धीरे धीरे कंडीशन किया गया। कहीं ना कहीं चाइना ने यह मौका देखा, और चाइना ने कहीं ना कहीं अपने लोगों के थ्रू भी, देखिए इंटरकनेक्टिविटी तो रहती ही है, फंडिंग के थ्रू, आर्म्स, एम्यूनेशंस, ये सब चाइना ने पहुंचाए, और कहीं ना कहीं
ये जो नक्सली थे भारत के, इनको कंडीशनिंग की गई इनकी कि तुम्हें तब तक तुम्हारा हक नहीं मिलेगा जब तक तुम एक कंप्लीट पॉलिटिकल रिवोल्ट ना कर दो। तुम्हें सरकार को बदलना होगा, क्योंकि इन जमींदारों को, साहूकारों को और मल्टीनेशनल कंपनियों को सरकार का सहयोग मिला हुआ है। तो यू मस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। Merely revolting against जमींदार्स एंड साहूकार्स इज नॉट गोइंग टू चेंज योर स्टेटस। और धीरे धीरे नक्सली मूवमेंट जो है वो एक सोशो इकोनॉमिक रिवोल्ट से पॉलिटिकल रिवोल्ट बन गया। कहीं ना कहीं इसमें मिडलिंग ऑफ चाइना वाज आल्सो देयर विद द गोल ऑफ डिस्टेबलाइजिंग इंडिया इंटरनली। और इस कारण से आज के टाइम में नक्सलिज्म इज कंसिडर्ड टू बी सिनोनिमस टू माओविज्म। बट रूट्स अगर देखा जाए तो नक्सलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम माओविज्म। नक्सलिज्म इज सोशो इकोनॉमिक रिवोल्ट while माओविज्म इज a political ideology and which supports revolt against the state। जो भी है आज के टाइम में दोनों सिनोनिमस है। एक वक्त ऐसा आ गया जब भारत के कम से कम 140 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो पूरी तरह से नक्सली अफेक्टेड थे या माओइज्म अफेक्टेड थे, और उनको कहा जाना शुरू कर दिया गया रेड कॉरिडोर्स। लेकिन फिर भारत सरकार ने कई सारे एक्शंस लिए पिछले 10 सालों में। और रिसेंटली भारत सरकार ने अनाउंस किया पिछले साल 2025 में कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलिज्म फ्री बनाएंगे। उसको भारत को माओविज्म या नक्सलिज्म हम फ्री बनाएंगे, और काफी हद तक ये लक्ष्य हासिल भी हुआ है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये आर्टिकल आया है पीआईबी में, नक्सल फ्री इंडिया। और इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि आने वाले मेंस एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नक्सलिज्म से भारत को फ्री करने में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फ्री करने में, नक्सलिज्म को माओविज्म भी कहते हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, इसमें भारत सरकार ने मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया है। उसको 3 मुख्य पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। डायलॉग, मतलब वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया गया, उनको समझाया गया कि डोंट गेट कैरिड अवे, कहीं ना कहीं इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। वहाँ पे लोकल एरियाज में डेवलपमेंट कराए गए, रोड बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। साथ ही साथ सिक्योरिटी मेजर्स भी किए गए। सिक्योरिटी मेजर्स देखिए, सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि आर्म्स एम्यूनिशंस की मदद से ट्राइबल्स को सप्रेस का, ये नक्सलीज को सप्रेस करने से हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता। रीजन बीइंग, जब नक्सलीज को सपोर्ट किया सप्रेस किया जाता विथ सिक्योरिटी मेजर्स ओनली, आर्म्स एम्यूनिशंस, तो कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज भी होते, इनोसेंट ट्राइबल्स या पीजेंट्स भी मरते। और फिर ये इनोसेंट ट्राइबल्स और पीजेंट्स के फैमिली मेंबर्स जो विक्टिम हैं सिक्योरिटी अप्रोच के, वो फैमिली मेंबर्स कहीं ना कहीं वापस से ज्वाइन करते हैं नक्सली या माओइज्म मूवमेंट को। तो इस कारण से सिक्योरिटी अप्रोच अलोन वुड नॉट वर्क, ये हमारी सरकार समझ गई। तो सिक्योरिटी अप्रोच वाज सप्लीमेंटेड विथ प्रॉपर डायलॉग एंड डेवलपमेंट अप्रोच, और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी स्टैब्लिश किया गया। और इसकी मदद से फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 31 मार्च 2026 को, जैसा कि मैंने कहा, भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि इंडिया इज नाउ नक्सल फ्री। अब देखिए, रिसेंट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो भारत सरकार ने चलाए हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्च 2026 में चलाया गया ऑपरेशन भीम बार्क, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो ध्यान रखना ही है। पिछले साल अप्रैल में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और भी 2-4 ऑपरेशन से इनका नाम अगर आप याद रख पाए तो ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंधा एंड ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म। ये कुछ ऑपरेशंस के नाम आपको याद रखने हैं, स्टार्टेड अगेंस्ट नक्सलीज। देखिए, सिक्योरिटी अप्रोच के अंतर्गत एनआईए की एक स्पेशल टीम बनाई गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। साथ ही साथ ऑन ग्राउंड कई सारे स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए। साथ ही साथ डायलॉग अप्रोच के अंतर्गत आप कह सकते हैं रेड कारपेट फॉर सरेंडरिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी बिछाया गया। मतलब उनको कई सारे बेनिफिट्स दिए गए। 5 लाख तक का इमीडिएट बेनिफिट अगर वो ज्वाइन करते हैं मेन स्ट्रीम को, वायलेंस छोड़ देते हैं तो। उसके अलावा 10,000 मंथली स्टाइपेंड फॉर 36 मंथ्स, एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर डिपॉजिटिंग वेपन्स, ये सब अनाउंस किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव वेयर सप्लीमेंटेड विथ सिक्योरिटी अप्रोच।
सिक्योरिटी अप्रोच में तो अलग अलग ऑपरेशंस मैंने आपको बताया ही। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स में क्या क्या लिए गए जरा समझिए। रिहैबिलिटेशन फॉर सरेंडर कैडर, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 लाख तक का ग्रांट। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बना करके दिया गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी गई, फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 12 फॉर चिल्ड्रन ऑफ द सरेंडर कैडर्स। उसके अलावा एजुकेशन एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में बहुत सारे और खोले गए, जिसकी मदद से ट्राइबल स्टूडेंट्स को उसमें इनरोल किया जा सके। इसके अलावा ट्राइबल्स रिलेटेड कई सारे वेलफेयर स्कीम्स लाए गए, जैसे प्रधानमंत्री जनमन स्कीम विच मेनली फोकसेज ऑन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसमें ट्राइबल रिलेटेड जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, ट्राइबल्स खासकर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की अलग अलग जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, जैसे इम्प्रूव्ड हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, ये सब प्रोवाइड किया गया। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए पीएम जनमन स्कीम एंड ओवरऑल तमाम ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसमें भारत सरकार की 9 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाया गया। ये 2024 में लॉन्च किया गया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। भारत सरकार की 9 different ministries were brought together in order to converge their actions as far as development in tribal areas are concerned, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं विथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल विलेजेस। रोड बना दे, हॉस्पिटल बना दे, स्कूल बना दे, कोऑर्डिनेटेड तरीके से। तो ये दो मुख्य वेलफेयर स्कीम्स हैं, पीएम जनमन एंड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। दोनों के अंतर्गत जो 9 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनको कन्वर्ज किया गया है दोनों के अंतर्गत, ताकि ट्राइबल्स के लिए एक कंसर्टेड तरीके से उनके लिए डेवलपमेंट किया जा सके। बट पीएम जनमन फोकसेस ऑन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इज इन जनरल फॉर ऑल द ट्राइबल एरियाज। कभी अगर नक्सलिज्म के ऊपर मेंस में प्रश्न आ जाए तो आप एक केस स्टडी भी मेंशन कर सकते हैं बस्तर रीजन का। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, ये सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड रीजन था। इसके पीछे कारण था पुअर कनेक्टिविटी, डिफिकल्ट टेरेन, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस। ये तीनों इंटरकनेक्टेड रीजन से, तो कनेक्टिविटी कठिन थी, इस कारण से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। डेवलपमेंट नहीं हो पाता था तो वहाँ पे सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता था ट्राइबल्स के मन में, एंड दिस ट्राइबल्स शुड बिकम रेडी फॉर ज्वाइनिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये एक वीसीएस साइकिल बन रहा था। इस वीसीएस साइकिल को ब्रेक किया भारत सरकार ने। वहां पे 3 pronged स्ट्रेटजी अडॉप्ट की बस्तर रीजन में। सबसे पहले तो वहां सिक्योरिटी अप्रोच के अंतर्गत एक अलग से सेपरेट बटालियन बनाया गया इन ऑर्डर टू टैकल विद द एक्सट्रीमिस्ट वर्किंग फ्रॉम बस्तर रीजन। बस्तरिया बटालियन बनाया गया 2017 में। इस बस्तरिया बटालियन को के अंदर कई सारे लोकल यूथ को भी हायर किया गया फ्रॉम बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जिससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी स्ट्रांग रहे। ये नहीं कि बाहर से सीआरपीएफ के जवान बस जा रहे हैं, लोकल कम्युनिकेशन भी, लोकल इंफॉर्मेशन भी मिलता रहे। तो ये सिक्योरिटी अप्रोच हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत रोड बनाए गए, आईटीआई इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गए। साथ ही साथ कल्चरल इंटीग्रेशन पे भी फोकस किया गया। बस्तर रीजन में अलग अलग इनिशिएटिव, जैसे कि बस्तर पांडुम। बस्तर पांडुम के अंतर्गत बस्तर और आसपास के एरियाज के जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में जो आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके बीच में कंपटीशन कराया गया, और जो बढ़िया परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे उनको मॉनेटरी अवार्ड्स भी दिए गए। बस्तर ओलंपिक्स कराए गए, जिसके अंतर्गत बस्तर रीजन के जो यूथ है उनके बीच में अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर कंपटीशन कराया गया। तो इन सब तरीके से 3 pronged स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी अप्रोच, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, बस्तर पांडुम, आर्टिस्ट के बीच में कंपटीशन, बस्तर ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन। इसकी मदद से बस्तर रीजन में धीरे 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 माओविज्म को खत्म किया गया। एंड बस्तर वाज द हॉट बेड, बस्तर इन छत्तीसगढ़ वाज हॉट बेड ऑफ माओविज्म। वहां पे भी माओविज्म को खत्म किया गया। तो इट मस्ट बी मेंशन्ड एज ए केस स्टडी इफ ए क्वेश्चन कम्स ऑन
impact of Naxalism and how government has dealt with Naxalism. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि नक्सल फ्री इंडिया बनाने में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, उनके बारे में आप बताएं. यू कैन राइट द आंसर ऑन योर ओन. इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसको अनाउंस किया था भारत सरकार ने साल 2024-25 के बजट में, और इसको फिर साल 2025 में लॉन्च किया भारत सरकार ने. इस योजना का सरल सा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलाइज किया जाए, फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए. यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंतर्गत लाया जाए, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड या लेबर लॉस उनके ऊपर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, ये सब किया जाए. तो रोजगार ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना और जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं उनको फॉर्मलाइज करना, और तीसरा सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड करना टू लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. दीज आर थ्री मेन गोल्स ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. इसके अंतर्गत भारत सरकार ने अपने लिए लक्ष्य रखा था कि वो 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स, और इसके ऊपर ओवरऑल 99,446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये था लक्ष्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना का. इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. तो एग्जाम में दोनों नाम से प्रश्न आ सकता है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. करंट न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत टोटल 70 लाख जॉब अभी तक क्रिएट हो चुके हैं. अब देखिए, ये जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं मुख्य. पहला है फॉर द एम्प्लॉयज, जो नौकरी करने जा रहे हैं लोग. इट इज मेनली फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज. दिस इज कंपोनेंट ए ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. इस सेगमेंट के अंतर्गत 1 महीने की सैलरी दी जाएगी एज एन इंसेंटिव टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, बट विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹15,000. ये पैसे जो हैं 1 महीने की सैलरी इंसेंटिव के तौर पे जो दी जाएगी वो सीधा इनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं. लेकिन कंडीशन ये है कि द एम्प्लॉय मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, ताकि प्रोविडेंट फंड कवरेज हो जाए, उसका सोशल सिक्योरिटी कवरेज आ जाए. एंड सैलरी शुड बी लेस देन 1 लाख रुपए. ये नहीं कि 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है और सरकार से भी 15,000 रुपए ले रहे हैं इंसेंटिव के तौर पे, ये नहीं होगा. तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय सैलरी 1 लाख से कम है, EPFO के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर किया है, तो 15,000 रुपए तक आपको इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा. एम्प्लॉयर्स, नौकरी देने वाले लोगों के लिए भी इंसेंटिव है. इसमें 3,000 रुपए पर मंथ इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स अप टू 2 इयर्स. लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम 6 महीने तक लोगों को नौकरी पे रखना है. ये नहीं कि 2 महीने नौकरी पे रखा फिर निकाल दिया और सरकार से 2 साल तक 3-3 हजार रुपए लेते रहे. नो, 2 साल तक 3-3 हजार रुपए मिलेंगे एम्प्लॉयर्स को फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स. लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को रखने के बाद उसको कम से कम 6 महीने तक जरूर अपने यहाँ एम्प्लॉयड रखना है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3rd and 4th ईयर एज वेल. सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों में ही शुरुआती 2 साल में तो 3-3 हजार रुपए पर मंथ मिलेंगे ही. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तीसरे और चौथे साल में भी 3,000 रुपए इंसेंटिव दिए जाएंगे एम्प्लॉयर्स को. अच्छा, 3,000 रुपए इंसेंटिव दिए जाएंगे इफ द सैलरी रेंज इज बिटवीन 15,000 to 20,000. यानी कि अगर कोई भी नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सैलरी रेंज 15,000 से 20,000 है तो 3,000 तक के इंसेंटिव, 10,000 से 15,000 है तो 2,000 के इंसेंटिव, और 10,000 तक या उससे कम है तो 1,000 के इंसेंटिव. यानी कि ध्यान रहे, एम्प्लॉयर्स विल गेट अप टू 3,000 पर मंथ फॉर न्यू जॉब्स क्रिएटेड, अप टू मैक्सिमम 3,000. एम्प्लॉयज को मैक्सिमम 15,000, एम्प्लॉयर्स को मैक्सिमम 3,000.
10,000 तक की जॉब क्रिएट करेगा तो 1,000 रुपये, 10,000 से 15,000 तक की जॉब क्रिएट करेगा तो 2,000 रुपये, और 15,000 से 20,000 की जॉब क्रिएट करेगा तो 3,000 रुपये। सर्विस सेक्टर में भी होगा तो 2 साल तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा तो 4 साल तक। इन कंडीशन ये है कि 6 महीने तक कम से कम रोजगार दिया होना चाहिए। एम्प्लॉयर ऑल्सो मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफओ, एंड अगर 50 से कम वर्कफोर्स है तो उसको कम से कम 2 नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, और 50 से ज्यादा तो कम से कम 5 नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, तब जाकर के किसी भी एम्प्लॉयर को ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो मेरा काम है एकदम डिटेल में बता देना, आपका काम है एक बार ध्यान से सुन लेना। एग्जाम में बहुत 99% केसेस में जेनरिक स्टेटमेंट्स ही आते हैं कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद क्या है। तो मकसद क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज। बहुत होगा तो ये भी स्टेटमेंट होगा कि इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू बोथ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स। इतना ठीक है, बट एक बार फिर भी डिटेल में देख लिया हमने। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Indian Navy to commission 3 indigenous naval platforms. Important from our syllabus GS paper 3 defense perspective. तो 3 नए शिप्स इंडियन नेवी कमीशन करने वाला है ऑन 21 जून। ऑल दीज 3 नेवल प्लेटफॉर्म्स विल बी कमीशनड इन कोलकाता। तो पहला नेवल शिप है दूनागिरी। दूनागिरी इज पार्ट ऑफ नीलगिरी क्लास ऑफ फ्रिगेट। फ्रिगेट आपको पता है रिलेटिवली स्मॉलर वॉरशिप्स होते हैं। हमारे देश में चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंतर्गत स्टील फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इसमें से जो पहला फ्रिगेट बनाया प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत वो है नीलगिरी फ्रिगेट। इसीलिए इसके अंतर्गत जो भी बाकी फ्रिगेट्स बनाए गए उनको नाम क्या दिया गया? नीलगिरी क्लास। तो 5th नीलगिरी क्लास स्टील फ्रिगेट बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 17A, जिसका नाम है दूनागिरी। एंड दूनागिरी विल बी नाउ कमीशन विथ इंडियन नेवी ऑन 21 जून। दूसरा है संशोधक। संशोधक इज सर्वे वेसल, लार्ज सर्वे वेसल। तो इसका काम रहेगा नजर रखना आसपास के एरियाज में, डेटा कलेक्ट करना। इट इज 4th सर्वे वेसल विथ इंडियन नेवी, जिसका नाम होगा संशोधक। इट इज डिजाइंड फॉर कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे, कलेक्शन ऑफ ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा। इससे डिफेंस इसका यूज भी होगा उन डेटा कलेक्शन का, संशोधक जो डेटा कलेक्ट करेगा, साथ ही साथ सिविल एप्लीकेशन भी होगा। तीसरा है अग्रय। अग्रय इज एंटी सबमरीन शिप। अग्रय के अंदर टॉर्पीडोज लगे रहेंगे जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एनिमी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अग्रय बिलोंग्स टू अर्नाला क्लास। तो हमारे देश में एंटी सबमरीन शिप्स बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो एंटी मरीन शिप बनाया गया आईएनएस अर्नाला। तो इसी कारण से इस एंटी मरीन शिप्स की जो सीरीज है उनको क्या कहा जाता है? अर्नाला क्लास। तो 4 अभी तक एंटी मरीन शिप्स बनाए जा चुके हैं अंडर अर्नाला क्लास। पहला था आईएनएस अर्नाला, दूसरा है आईएनएस अंद्रोथ, तीसरा आईएनएस अंजदीप, चौथा आईएनएस अग्रय। ऑल ऑफ देम आर इक्विप्ड विथ टॉर्पीडोज। ये तीनों के तीनों जो नए प्लेटफॉर्म्स नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं, दूनागिरी जो कमीशन किए जाएंगे, संशोधक एंड अग्रय, तीनों में मिनिमम 75% कंटेंट जो है वो इंडिजीनियस है। दैट इज वाई दे आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट किसाऊ डैम प्रोजेक्ट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। किसाऊ डैम प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से हॉल्ट पे था, इसको रिसेंटली भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है, इस कारण से न्यूज में है। किसाऊ डैम देखिए, ये आप देख सकते हैं टॉन्स नदी। टॉन्स नदी इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, टॉन्स नदी के ऊपर ही बनाया जाएगा किसाऊ डैम प्रोजेक्ट। इस किसाऊ डैम प्रोजेक्ट की मदद से 6 रीजन्स या 6 स्टेट्स को फायदा होगा। दिल्ली विच इज यूनियन टेरिटरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। फंडिंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो किसाऊ डैम को बनाने के लिए 10% पैसा इन बेनिफिशियरी स्टेट से आएगा, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। किसाऊ डैम किस नदी के ऊपर है ये याद रखना है, टॉन्स नदी के ऊपर। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तीनों स्टेटमेंट इनफैक्ट सही हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पूछा गया है कि इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये स्टेटमेंट गलत है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स मेजर्स प्राइमरली द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नो दिस इज रॉन्ग, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं रहता है, सस्टेनेबिलिटी पे, सिक्योरिटी पे, इक्विटी पे फोकस रहता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पूछा गया इसमें से कौन इनकरेक्ट है, तो दोनों इनकरेक्ट हैं। मोम्बासा डिक्लेरेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू इलीगल unregulated fishing. Manas National Parks related, all the three statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.